मेरी बात नहीं सुनते फिर रोते हैं। मैंने पहले कहा था कि वबाई कैफियत के अंदर सबसे पहली और अहम चीज़ ये बॉर्डर कंट्रोल, और ये आज से नहीं है, तारीख़ी तौर पर देखा जाता है। ये लफ्ज़ है करंटीना, ये लोग समझते हैं किसी हिंदुस्तानी अदाकारा का नाम है। ये बेसिकली तब से निकली है जब वबाई अमराज इस दुनिया में फैलना शुरू हुए, तब से, और इसमें मुसलमानों का अहम किरदार रहा। मुसलमान इस चीज़ को जानते थे कि वबा आ गई तो वो कौमों की कौमें खा जाएगी। इससे बेहतर है कि आप जो है वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करें, ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे बॉर्डर पार से आने वाले लोगों को कुछ दिन के लिए रखा जाए। अगर उनमें अलामात ज़ाहिर हों तो ठीक, वरना उनको आम तौर पर आम शहरी ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे दी जाए। सिंपल। मैंने कहा कि भाई बरतानिया से आने वाले जहाज़ों को तो ख़ास तौर पे बंद करें आप, क्योंकि वहाँ पर तो स्ट्रेन आ गया ना, आपको पता लग गया, नए किस्म का वायरस आ गया जो तेज़ी से फैलेगा। साउथ अफ्रीका से फ्लाइटें बंद करें, बल्कि सारी दुनिया। आपके मुल्क के अंदर कौन आ रहा है कोई सयाहत करने के लिए? ऐसे ही बेवजह 3-4 गोरों को पकड़ के ले आते हैं, ब्लॉगर्स को, किसी को न्यारी मुफ्त खिला देते हैं, किसी को दाल मुफ्त खिला देते हैं, वो खुश होकर चले जाते हैं। वो की डू यू लव मी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा अपने जेब तन करके गाना वाना गा के PIA के जहाज़ के साथ फिर वो चले जाते हैं। अरे साहब, आप अगर ये फ्लाइटें थोड़े अरसे के लिए बंद कर देते, ये लॉकडाउन फिर लॉकडाउन फिर लॉकडाउन, ये सब करने की जरूरत ना पड़ती अगर आप बात सुन लें थोड़ी सी तो बस। लेकिन मजाल है कि ये कौम या इसके हुक्मरान मेरी बात सुन लें, बात नहीं सुनेंगे। ये बात ना सुनने वाली आदत आपको पता है किन अक़वाम की है? मैं नाम नहीं लूंगा, आपको खुद पता है। छोटी सी चीज़ थी, ये इसको इतना बड़ा बना के पेश कर दिया, फिर कहना शुरू कर दिया और जी पाकिस्तान बच गया, जी पाकिस्तान बच गया। खाक बच गया, सत्यानाश करके रख दिया आपने पाकिस्तान की मईशत का, बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने। 6 महीने भूखों को खाना खाने को नहीं मिला, लोग परेशान रहे। पहले आपकी 60%, 50% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे। आप कहते हैं 2-4 हफ्ते, महीने का लॉकडाउन करना चाहिए। लॉकडाउन मैं तो कहता हूं 1000% करें लॉकडाउन, लेकिन यार ये एहतियाती तदाबीर तो बुनियादी। दूसरे मुनकिर तो नंबर 1 है। दुनिया की कोई चीज़ आ जाए वो इंकारी सबसे पहले क्या वो जनाब ये आ गया, वायरस आ गया, साजिश है, जाली है, बेकार है, लोग मर रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कितने मेहमान हमारे प्रोग्राम पे आते थे जो कि इसका शिकार हुए कोरोना के, और कितनों कोई प्यारे जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे। सिर्फ क्यों? बेएहतियाती, जिद। नहीं जी नहीं, ये तो है ही नहीं, नहीं जी नहीं, ये तो है ही नहीं, बैरूनी ममालिक की साजिश है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो कतरे पिलाने के लिए तो आंटी को भी साथ भेजते हो, सिपाही को भी साथ भेजते हो, एक बंदा लिखने के लिए भी साथ भेजते हो, तो यार इसकी जो आई है वैक्सीन, यह मौलिक बीमारी है, ये घर घर जाके बुजुर्गों को क्यों नहीं लगाते आप? सॉरी, मैं बुरा लगेगा आपको, लेकिन मैं फैक्ट बात बता रहा हूं। अब इस चीज का जवाब मेरी पूरी कौम के पास नहीं है। पूरा दिन बैठ के बस पतंगे उड़ाते रहते हैं, यूं हो जाएगा तो यूं हो जाएगा, साजिश हो गई बैनुल अक़वामी। भाई एक वायरस है, उसके खिलाफ वैक्सीन ईजाद हो गई है, अब वो जाके लगाओ ना घर घर। वैसे तो बच्चों को पिलाने के लिए बच्चे तो चल फिर भी सकते हैं, आंटी भी जाती हैं, साथ में सिपाही भी जाता है, एक बंदा रजिस्टर लेकर भी जाता है, जाके पूछते भी हैं लगानी है, कब लगाई थी पिछली दफा, हर साल जाते, 6 माह के बाद जाते। तो यार बुजुर्गों को भी जाके घर पे लगा दो। नहीं ना, सही कह रहा हूं ना? समझ नहीं आई ना? समझ तुम लोगों को आएगी भी नहीं, क्योंकि मैं ट्यूबलाइट हो, पक पक पक, समझ गए? आगे चलते हैं जनाबे वाला, अब आते हैं बिजली की कीमत के ऊपर। यहां पर भी ट्यूबलाइट ही हो आपको पता तो कुछ चलता नहीं है। हाँ, 5 रुपए 65 पैसे कहा जा रहा है बिजली की कीमत में बढ़ा देंगे हैं। बड़े मासूम, इनको पता ही नहीं, ये अभी भी नारे लगा रहे हैं तब्दीली आई है बिजली के बिल में। समझ जाओ बात को, जलाना नहीं खबरदार, वरना ऐसी की तैसी कर देंगे। नहीं, इस दफा तो ये समझ जाओ बिजली का बिल भरना पड़ेगा और रेट भी बढ़ जाएंगे, और इसके ऊपर बाकायदा प्रोग्राम करूंगा। ये जो खलीफा था ना आरिफ नकवी, जिसने सारी दुनिया को तिगनी का नाच नचा दिया, सबसे बड़ी बेल भरी है इसने कैश के ऊपर, पता नहीं कितने मिलियन पाउंड की बेल भरी है इसने। आरिफ नकवी पाकिस्तानी था। ये सारे पाकिस्तानी एक से एक छोड़ू निकलता है। पहले आगासन आब्दी साहब थे, उन्होंने BCCI के नाम के ऊपर सारी दुनिया को चूना लगा दिया, आप उनको हीरो बना के पेश कर रहे हो। आरिफ नकवी साहब आए, इन्होंने भी सारी दुनिया को चूना लगाया, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, और वहां इंग्लिश सुन लो इनकी, ओह आई वांट टू डू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। खैर ये छोड़ो, अभी बिजली के नरखों पे आते हैं, अभी एक एक करके छेड़ेंगे भाई सबको एक साथ नहीं। सलीम उज़्ज़मा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, काटी के सदर हैं, बहुत इंटेबल यंग जेंटलमैन, एनर्जेटिक पर्सन। वेलकम करता हूं सर आपको शो। थैंक यू। माजरत सर, तमीज़ थोड़ी लंबी कर दी, गुस्सा मुझे बड़ा आया हुआ था, जज्बाती हो गया थोड़ा सा,
क्योंकि जो कुछ मैं देख रहा हूं मेरे ना हजम हो रहा है ना समझ में आ रहा है। पता नहीं आप ताजिरों सनतकारों को कैसे हजम होगा सर। 5 रुपए 65 पैसे बोल रहे हैं यूनिट बढ़ा देंगे। मुझे पता नहीं कि सनती यूनिट पे कितने बढ़ाएंगे। अगर ये बढ़ा देते हैं तो भाई आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कहां से कहां पहुंच जाएगी। कभी सोचा इस बारे में आप? जनाब इसके ऊपर ही सोचते रहते हैं, और जब से ये न्यूज़ आई है तो यकीन करें कि बड़ी परेशानी है और एक बड़ी अजीब सी कैफियत क्रिएट हुई है। अभी आप ये देखें कि पहले इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा एक इक़दाम लिया, सुनने में आया कि वो एक पैकेज उन्होंने अनाउंस किया, आखिर फिर पैकेज की डिटेल्स भी आ गई। वो एक रीज़नेबल पैकेज था जिसमें इंक्रीमेंटल यूजेज के ऊपर उन्होंने कहा कि आपको 4 रुपये फ़ी यूनिट का डिस्काउंट मिलेगा। तो उसको बड़ा हमने खैर मकदम किया, बड़ा हमने उसका शुक्रिया भी अदा किया, बल्कि हमने तमाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस ने मिलकर उसके ऊपर एक शुक्रिया का अखबार में इश्तिहार भी दिया उस पैकेज के लिए, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ ही दिनों के बाद जनवरी के अंदर गालिबन 21 जनवरी थी या 20 जनवरी कोई ऐसी तारीख थी, 2 महीने पहले आज से एक उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया 1 रुपये 95 पैसे का। 1 रुपये 95 पैसे बहुत बड़ा इंक्रीज़ होता है इंडस्ट्री के लिए। अगर आप बात करें तो 1 रुपये 95 पैसे के इंक्रीज़ को एब्जॉर्ब करना आसान बात नहीं होती। 1 रुपये 95 पैसे का वो इंक्रीज़ किया और 40 रुपये पर किलोवाट जो फिक्स चार्जेस होते हैं उसके अंदर भी इंक्रीज़ कर दिया। इसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं थी, क्योंकि आप देखिए कि जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हुए होते हैं उसकी प्राइस लॉक हुई भी होती है। वो ये नहीं कहता एक्सपोर्टर आपका जो बाहर का बायर गया तुम्हारी गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ा दिए हम आपकी फिर कॉस्ट इसमें इंक्रीज कर देते हैं। आपके प्राइसेस लॉक होती हैं, आपके पास आपको उस प्राइस के ऊपर जिस पर आपने कमिटमेंट किया हुआ है आपने डिलीवर करना होता है। उसके बाद चाहे फ्लक्चुएशंस आ जाएँ चाहे कुछ हो जाए वो आपने कॉस्ट को एब्जॉर्ब करना होता है। इसी तरीके से जो आपकी लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट के अंदर भी आपको पता है कि कोविड के बाद खास तौर पर जो बाइंग कैपेसिटी थी वो बिल्कुल श्रिंक होकर रह गई है। वो आपके पास बाइंग कैपेसिटी की है नहीं। जब आपके पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या करेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को रेट इंक्रीज करने पड़ेंगे। ये हो नहीं सकता कि आप जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाए और आप अपनी जो कॉस्ट है उसको मेंटेन रखें। जाहिर है कि मुमकिन नहीं है। छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी, छोटी सी ब्रेक लेनी है सलीम उज़्ज़मा साहब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। बड़ी अहम बात की है इन्होंने और आकर बात करेंगे स्मार्ट ग्रिड और आइसोलेटेड ग्रिड के ऊपर भी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। फैसलाबाद चेंबर के प्रेसिडेंट भी हमें शामिल कर चुके हैं, जनाब एहतशाम जावेद साहब शामिल हो चुके हैं हमारे साथ बगैर टेलीफोन लाइन। लेकिन गुफ्तगू हम सलीम उज़्ज़मा साहब के साथ कर रहे थे। सलीम उज़्ज़मा साहब अपनी बात को सबसे पहले तो मुकम्मल करेंगे। ब्रेक से पहले बता रहे थे कि इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दे रहे हैं और ये तवज्जो तलब बात भी है। माज़रत आप अपनी बात मुकम्मल कर लें फिर हम आगे चलते हैं। जनाब बिल्कुल, तो जिक्र हो रहा था कि जो पहले इन्होंने इंक्रीज़ किया 2 महीने पहले, अभी उस कॉस्ट को ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाए थे कि एक ये नया धमाका हो गया कि सुनने में आया कि इसको 5 रुपये 65 पैसे का मज़ीद इंक्रीज़ करने की बातें हो रही हैं। देखें ये मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल हो पाएगा, और मैं ये भी नहीं समझता कि वज़ीर आज़म साहब इसको अप्रूव करें, क्योंकि ये तो एक ऐसी मुल्क दुश्मन पॉलिसी है कि जिसको डेलिबरेटली आप यूँ समझें कि मुल्क को डैमेज करने के लिए, मुल्क को ख़त्म करने के लिए। वो एक मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी एक बात की थी कि वो सांप सीढ़ी जब आप एक खेल खेलते हैं तो उसके अंदर 99 नंबर पे एक सांप बैठा हुआ होता है। जब आपकी इकोनॉमी ऊपर जाने लगती है तो वो उसको 99 नंबर वाला जो सांप है वो उसको डाउन करता है, नहीं आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म साहब को अपने जो 99 नंबर हैं उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिसी अगर ये चीज़ आ जाती है तो ये इंडस्ट्रीज़ को किसी सूरत एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। लेकिन सलीम उज़्ज़मा साहब पाकिस्तान बार करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 199 हर डब्बे के ऊपर एक ना एक सांप बैठा हुआ डस रहा है, कभी कारोबारी को कभी अवाम को। एहतशाम जावेद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सदर फैसलाबाद चैम्बर। वेलकम करता हूं सर आपको। शो जी, क्या हाल चाल है सर? ठीक है आपके? अल्लाह का शुक्र है एहतशाम जावेद साहब, और दुआ करें कि आगे भी ठीक रहें, क्योंकि बिजली का बिल आने के बाद तबीयत ख़राब होने की गुंजाइश ज़्यादा है। मुझे ये बताइएगा ये जो नर्ख में अगर इजाफा हो जाता है, कर दिया है, करने की सिफारिश कर रहे हैं या इस बारे में सोच रहे हैं, इसके नतीजे में जो कारोबारी लागत बढ़ेगी उसका जिम्मेदार कौन होगा, और क्या कारोबार और सनत इसके लिए तैयार है? देखें जी अली भाई, एक बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है। मेरी नज़र से भी वो नोटिफिकेशन और वो खबर गुजरी है जिसके अंदर इस चीज़ का बताया गया है कि आने वाले दिनों के अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। लेकिन जो इसके अंदर बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है वो इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ना मुझे नज़र नहीं आ रहा, कि हमें नहीं महसूस होता। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ इंडस्ट्री जब हम बात करते हैं तो वो नहीं है, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि इसका जो सही मायनों में, हाँ
लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, इन्फ्लेशन में इजाफा का सबब ये बहुत बहरहाल है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इससे महंगाई होगी, आम आदमी की जिंदगी मुतासर होगी। ये एक लम्हा फिक्रिया है जिसके ऊपर बात करने की जरूरत है। एहतशाम जावेद साहब, ये वखरा वखरा करके सबको ख्वार करवाते हैं। पहले ये ताजरों सनतकारों को कहते हैं ताड़ा नर्ख नहीं वधेगा, फिर उसके बाद अवाम का बढ़ा देते हैं। अवाम का बढ़ाने के बाद ताजिर सनतकार अवाम से जुदा हो जाते हैं, फिर ये नई टैक्टिक लाते हैं, फिर ये ताजिर सनतकारों का बढ़ा देते हैं रेट। फिर उसके बाद अवाम की तरफ देखते हैं ताजिर सनतकार, और अवाम कहती है ये सानू नहीं पूछिया, असी भी तो नहीं पछाण दे। तो ये मसला है, ये वखरा वखरा करके आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। पहला स्टेप है, जैसे आप लोगों के लिए 50% किया, फिर उसके बाद जनाब कैप्टिव पावर ही बंद कर दी। ये गेम करती है सर गवर्नमेंट, आप इनके झोल जाल में ना आए, मेरा ऐसा ख्याल है। अब आगे आपकी राय है जी। अरे अली भाई, आपकी देखिए डिवाइड एंड रूल वाली सिचुएशन में आप बात कर रहे हैं। मैं किसी हद तक आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे मुझे हरगिज एक ये ना समझा जाए कि मैं किसी की साइड लेके बात कर रहा हूँ। देखिए जी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से जो इस हुकूमत के इकदाम हैं, अगर हम उनको भूल जाएं या ना करें, हमने वो दौर भी बहरहाल देखे हैं जहां पर हमारी कॉस्ट के हवाले से कोई बात ही नहीं सुनता था। हमें क्या कि भेज दिया जाता था कि आपके पास 3 मिनट है, आप चले जाएं वापस। लेकिन यहाँ पर बात सुनी भी जाती है और कही भी जाती है। अभी हमारी थोड़े दिन पहले ही इस हवाले से मीटिंग्स भी हुई हैं, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पे जब अब फैटफ के अंदर है, तो जो आपका उमर अयूब साहब फैसलाबाद आई भी थे, हमारी उनसे बात भी हुई है। हम जो एनर्जी की कॉस्ट है फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द पाकिस्तान, सर वो नहीं बढ़ रही। मैं आपको क्यों, अगर वो बढ़ जाती है तो हम रीजन के अंदर कंपेटिटिव ही नहीं रहते। हमारे पास जो एक्सपोर्ट्स का इस वक्त एक बूम आया था, थोड़ा सा उसको अगर आपकी देखें, यान की सप्लाई का इशू बना है, तो हम तो उसके अंदर ही फंस के रह गए, उसी वजह से हम पूरा नहीं कर पाए। तो अगर हमारी एनर्जी भी महंगी हो जाएगी तो कंपेटिटिवनेस हम खो देंगे, और अगर हम कंपेटिटिवनेस खो देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के पास और कोई रास्ता है अपने उसका अपना सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। ये बड़ी अहम बात आपने की है, पॉइंट टू बी नोटेड। सलीम उज़ ज़मा साहब, आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जो अभी क्लियर किया है एहतशाम साहब ने, वो ये है कि इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। आप अपने जहन में गलतफहमी दूर कर लें, ये अवाम पे बोझ है, ताजे सनतकार पे इतना बोझ नहीं पड़ेगा। इससे इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ेगी, उन्होंने उसका खुलासा किया है, लेकिन क्लियर कट उन्होंने बताया कि इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं बढ़ेगी। क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? देखिए, डायरेक्ट आपका इसका जो, अगर ये खाली डोमेस्टिकली इंक्रीज होता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके इंडस्ट्री के ऊपर इसका नहीं आएगा। 1 रुपये 95 पैसे वाला, जिस तरह मैंने आपको बताया 2 महीने पहले, वो तो डायरेक्टली इंडस्ट्री के ऊपर उसका इम्पैक्ट आया था। लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर डायरेक्टली नहीं भी आता तो आपकी जो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर आता है। आपकी कॉस्ट तो इंक्रीज होगी, आपकी जब महंगाई बढ़ेगी तो आपकी जो लेबर है उसकी सैलरीज आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी लाजमी। एक आपका कुछ दिनों के बाद फिर एक आ जाएगा कि जो मिनिमम वेज है वो 1000-2000 रुपये बढ़ा दी गई है। उसके बाद फिर आपकी जो वैसे जनरल कॉस्ट हैं वो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, तो आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस लाजमी इंक्रीज होगी। इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि देखें, एक बात ये कही जा रही है कि हमारे पास क्योंकि एक्सेस पावर है, एक्सेस पावर को हमें खपत उसकी करनी है और उसकी हमें कैपेसिटी पेमेंट्स करनी होती हैं। एक्सेस पावर की कैपेसिटी पेमेंट करने के लिए हमें रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करना है और इसलिए हम उसका रेट बढ़ा रहे हैं। एक लॉजिकल बात है कि अगर मैं कोई चीज़ बेचने के लिए जा रहा हूं तो मैं उसकी, अगर मुझे ज़्यादा सेल करनी है तो मैं उसकी कॉस्ट को डिक्रीज़ करूंगा, ना कि ये कि मैं उसकी कॉस्ट बढ़ा दूं। आप आज उसकी कॉस्ट बढ़ा दें तो लोग अपने घरों में जो एसी चला रहे थे वो एसी चलाने की कोशिश करेंगे कि उसको कम करें। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव था ज़्यादा कैपेसिटी को सिस्टम को में एब्जॉर्ब करने का, वो आपका ऑब्जेक्टिव तो सबसे पहले मैंने गैदर किया कि सबसे पहले तो हमें उन लोगों का मुआवजा करना चाहिए और हमारे एहतसाबी इदारों को उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने बेवजह हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को बढ़ाया, जबकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का सिस्टम इतना मैच्योर नहीं था। सबसे पहले तो उनकी जाके गर्दन पकड़नी है। तो सबसे पहले सर उनको पकड़ना है जिन्होंने ये फैसले किए हैं। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली, ये मैं खान साहब से बात कर रहा हूँ, घर पे बैठे हुए आजकल तो प्रोग्राम आप भी अभी देख रहे होंगे। खान साहब, आपने उनको जाके पकड़ना है सर, लेकिन सर वो तो वफाकी सेक्रेटरी होंगे सब अभी और किसी ना किसी कमीशन में बैठे हुए होंगे, है ना सर, तो उनको कैसे पकड़ेंगे, ये भी एक बात है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। अगर बिजली ज़्यादा है तो ये बार बार पावर प्लांट क्यों लगा रहे हैं?
सीपे के तहत भी पावर प्लांट लगा रहे हैं, पावर प्लांट लगाते जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं एक्सेस बिजली है। समझ नहीं आई मुझे, यानी उल्टा लटकोगे तो सीधा नज़र आएगा। खान साहब ने सही कहा कि ये बहुत ही पेचीदा मसला है तवानाई का। एहतशाम जावेद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर हमारे पास जो है वो तवानाई वाफिर मिकदार में मौजूद है, ओवर सप्लाई है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़्यादा है, तो रोज़ मैं क्यों देखता हूँ कि कोई नया मंसूबा मुकम्मल किया जा रहा तवानाई का? काम तो ग्रिड पे करना चाहिए, काम तो ट्रांसमिशन लाइनों पे करना चाहिए, काम तो डिस्ट्रीब्यूशन पे करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? देखें जी, एक तो अली साहब, हम खुद रिकमेंड करते हैं इनको नए पावर प्लांट्स, नए पावर जनरेशन प्लांट्स की तरफ जाने। उसकी एक वजह है, इस वक्त जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स हैं उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हमें जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की बास्केट है उसके अंदर उसकी कॉस्ट को ऐसा विंड टर्बाइंस की तरफ जाना है, हमें सोलर की तरफ जाना है, हमें ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना है जिससे हमारी कॉस्ट कम की जा सके और आने वाले दिनों में सार्फिन को बिजली सस्ती मिल सके। लेकिन ये तो सॉवरेन गारंटी दे चुके हैं ना, इन्होंने सॉवरेन गारंटी दे दी। अब ये जो पावर प्लांट लग गए हैं इनको नोटू हमने देना है, चाहे ये बिजली हम इस्तेमाल करें ना करें, जो नर्ख तय होगा वो हमें इनकी देना पड़ेगा, इनको पैसे। पाबंद हैं हम इस चीज के, पाबंद हैं, उन्होंने हमसे साइन करवाया। मैंने ये नहीं, यही तो सर, यही तो बात है कि देखिए जैसे जैसे हम पावर प्लांट्स जो हमारे लग गए हैं, जो हमारे पुराने मुआहदे हुए हैं उनके साथ या जो हमारे उनके तहत हमें उनको पे करना है, लेकिन उसकी भी एक टाइम लिमिट है। नए पावर प्रोजेक्ट्स भी जो हमें लगाने हैं वो विंड टर्बाइन के ऊपर और दूसरी चीजों पे सस्ती बिजली के लिए हमें जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं जाएंगे सस्ती एनर्जी की तरफ तो यकीन मानिएगा कि ना सिर्फ आपकी इंडस्ट्री, आपका बिजनेस, आपकी आबादी, आपकी मुल्क की जो 22 करोड़ के लोग हैं उनकी जिंदगी भी मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी। अच्छा, मुख्तसरन एक चीज पूछूंगा सर, आजकल नया स्टाइल निकला है आइसोलेटेड ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड का। इसके माने ये है कि फैसलाबाद में जो फेस्को काम कर रही है, फेस्को के तहत ही 8-10 ऐसे आइसोलेटेड ग्रिड्स हों शहर के अंदर, वो अपनी बिजली खुद पैदा करें, नर्ख का तयन भी कर सकें और उनके जो मेंबरान होंगे वो भी स्टेक होल्डर होंगे। जैसे कि आप फैसलाबाद चेंबर के सदर हैं, आप भी उसके एक मेंबर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं। तो इस तर्ज की सिस्टम बन रहा है। और स्मार्ट ग्रिड है, यानी जो मेन ग्रिड है वो सिर्फ बैकअप के लिए है। खुदा न खास्ता अगर मशीनें खराब हो जाएं, कोई गैस टर्बाइन खराब हो जाए और कोई चीज़ खराब हो जाए तो फिर आप उनसे रुजू कर सकते हैं वापडा से, वरना आप अपनी बिजली खुद ही पैदा करें, खुद ही इस्तेमाल करें सस्ते नरखों में। ये दुनिया के अंदर ये सिस्टम अब इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसके बारे में क्या राय रखते हैं आप? अली भाई, मैं आपको इस पे वाज़ेह करता जाऊं क्योंकि फेडमिक और इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल एस्टेट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसईजी है। मैं उसके बोर्ड का भी मेंबर हूं। मैं उस हवाले से आपको बताना चाहूँ, हमने एक अभी चाइनीज कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है जिसके तहत हम सोलर बेस और इसी फार्मूले के ऊपर कि स्मार्ट ग्रिड के ऊपर सोलर बेस हम अपनी लगाने जा रहे हैं, ताकि हम वहां पर मौजूद इंडस्ट्री है उसको सप्लाईज हम अपनी बास्केट के अंदर इकट्ठी करें, करके हम उन्हें सस्ते दामों पर जो हमारा रीजन के अंदर कंपैरेटिव प्राइस है उस पर दे सकें। और इसी पे वर्किंग करने की जरूरत है, ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बल्कि गैस के हवाले से भी। जिस तरह अभी गवर्नमेंट ने टर्मिनल्स प्राइवेट ओपन कर दिए हैं, आके आप अपनी सस्ती आरएलएनजी लाएं और लाके लगाएं, इंडस्ट्री को दें, तो आप काम कर सकते हैं। तो मैं जो सलीम उज़ ज़मान साहब हैं इनसे भी ये सिफारिश करता हूँ कि सर काटी पूरे मतलब कोरंगी जो है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एस्टेट, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट है जहाँ तक मैं जानता हूँ। आप बेहतर मुझे इस्लाह कीजिएगा, यानी सबसे बड़ा पाकिस्तान का सनती व तजारती इलाका है। आप लोगों को भी ये लाइसेंस दिया जाए कि आप अपना पावर प्लांट खुद लगाएं और उसके लिए बाकायदा ज़मीन भी एलोकेट की जाए, ताकि आप भी आइसोलेटेड और स्मार्ट ग्रिड के ऊपर चलें। सरकार पे बोझ भी कम होगा और आपकी बिजली भी सस्ती बनेगी। क्या राय रखते हैं आप इस बारे में? देखिए, स्मार्ट ग्रिड का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये ज़रूर अप्लाई होना चाहिए। और इस तरीके से अब जैसे ऑल्टरनेट एनर्जी इसके अंदर बहुत सस्ता ऑप्शन है। ये जिस तरह अभी एहतशाम साहब ने जिक्र किया, यकीनन ये सोलर पे जा रहे होंगे, इनके पास वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। कराची में स्पेस के कंस्ट्रेंट्स हैं, यहाँ पे आपको पता है कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ऑलरेडी स्पेस की एक बड़ी शॉर्टेज है। जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरियाज़ में तो स्पेस अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर इसमें कुछ प्राइवेट वेंचर्स आते हैं और ऐसे कोई फार्मूला बनता है और ऐसा कोई फ्यूल आ जाता है जिसके ऊपर हम ऑल्टरनेट फ्यूल के ऊपर सस्ती बिजली प्रोड्यूस करके ग्रिड
में लेके आ सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो जो आपके जो ब्रेकडाउन्स होते हैं उसके अंदर बड़ी एक सिग्निफिकेंट कमी आ जाती है, क्योंकि स्मार्ट ग्रिड इज़ केपेबल के वो पावर को जो ब्रेकडाउन है उसको अच्छे तरीके से स्मार्टली हैंडल करती है। तो यकीनन ये एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी और इसकी जो टेक्निकल मोडालिटीज़ हैं वो तो वर्कआउट की जाएंगी। फिर कराची में कितना इफेक्टिव है, कुरंगी में कितना इफेक्टिव है, लेकिन आई थिंक हम इस कॉन्सेप्ट को तो सपोर्ट करते हैं, यकीनन ये चीज़ आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और गुजारिश भी आपको भी कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा। बिलावल साहब, मेरी गुजारिश ये है कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एस्टेट जिसके मुतालिक अभी हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट तस्वर की जाती है, मेरी सिला कर दें अगर मैं गलत हूँ तो। बात यह है कि यहाँ पर मलिर नदी बहती है सर, बारिशों के अंदर अगर यहाँ पर एक डैम बना लिया जाए तो बहुत सारा पानी यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। इससे इलाका मकीनों को भी पानी मुहैया किया जा सकता है और इंडस्ट्री को भी पानी मुहैया किया जा सकता है। और अगर जदीद तर्ज के ऊपर किसी इंटरनेशनल कंपनी या बल्कि काटी वालों को ये ऑन बोर्ड ले लें तो साथ में उसकी प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट भी, अगर साथ में को जो फुजला होता है वो भी उसमें साफ़ हो जाए तो सर ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा बिलावल साहब, और आपको तारीख याद रखेगी। तो अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम, मुझे यकीन है कि आपको बताने वाले लोग ज़रूर देख रहे होंगे, तो ये पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और यही चीज़ मैं कहना भी चाहूँगा सलीमुज़्ज़मा साहब से कि सर इस सिलसिले के अंदर अगर आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत प्रपोजल प्रेजेंट करें, बिलावल साहब के पास प्रपोजल तो है लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए अगर आप लोग एक्टिव होंगे तो काम होगा। क्या कहते हैं आप? मैं इसमें आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि जो पानी की ट्रीटमेंट के हवाले से बात की आपने जी। अच्छा, मलिर नदी के ऊपर मैं थोड़ी सी बात बाद में करूंगा, लेकिन मैं ट्रीटमेंट के ऊपर जो आपने बात की इसके लिए ऑलरेडी आपके पास फंड्स भी अवेलेबल हैं, इसके लिए ऑलरेडी आपके पास ज़मीन भी अवेलेबल है। जी मैंने, लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ इस वक्त रुका हुआ है कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से कि इसका जो PC1 था वो दोबारा रिवीजन की तरफ है। अभी खैर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जो है हमारी उनके साथ एक बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है इसके हवाले से, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो ट्रीटमेंट प्लांट वाला प्रोजेक्ट है ये एक्टिवेट हो जाएगा। इंडस्ट्री ने इसमें पूरी तरीके से अपनी एश्योरेंस दी है कि हम इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है इसके अंदर हम कंट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल कॉस्ट के अंदर गवर्नमेंट की जब फंडिंग अवेलेबल है तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि उसको एज अर्ली एज पॉसिबल एग्जीक्यूट किया जाए ताकि इसकी कॉस्ट मजीद ना बढ़ जाए, क्योंकि इसकी कॉस्ट पहले मैं इसके ऊपर बाकायदा जो ना आपके साथ एक प्रोग्राम भी करूंगा और ऑन साइट भी कोशिश करेंगे आपके साथ जो जगह आपने आइडेंटिफाई की है। लेकिन मेरे प्यारे भाई लाइलपुर से, मतलब फैसलाबाद से जो है वो, उनके साथ हमने ज़रूर इस बारे में बात करनी है। सर एयर क्वालिटी के बारे में फैसलाबाद की कहा जा रहा है कि एयर क्वालिटी बहुत पुअर है, और आप लोग क्योंकि बड़े मुतहरिक हैं, एहतशाम जावेद साहब बड़े मेहनत और काविश करते हैं, वज़ीर आज़म साहब भी बराह रास्त आप लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं। सर एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ फैल रही हैं वहाँ फैसलाबाद में जो कि इशू आ रहा है, तो इंडस्ट्री इसके बारे में गवर्नमेंट को कोई सजेशन या कोई प्रोग्राम देना चाहती है ताकि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ जल्दी किया जा सके। क्या कहते हैं आप? अच्छा अली भाई, आपसे इख्तलाफ करने का हक तो मैं रखता हूँ। हाँ करें इख्तलाफ करें सर, क्यों नहीं करें? फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है, कराची इंडस्ट्रियल सिटी है जी। अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से गुजरांवाला इंडस्ट्रियल सिटी है कि किसी हद तक, इसी तरीके से मुल्तान इंडस्ट्रियल सिटी है किसी हद तक। अगर आप सर नॉइज पोल्यूशन के उस चार्ट में जाएं तो जो पहले 5 पोजीशनें आती हैं वो इन चारों शहरों की, शायद कराची का मुझे अंदाजा नहीं है लेकिन आती हो, लेकिन जिनकी आती हैं उनमें पेशावर है, लाहौर है। तो वजह सर एयर पोल्यूशन की हमारी व्हीकल्स तो हो सकती हैं, हमारी लोकल व्हीकल्स तो हो सकती हैं, इंडस्ट्री नहीं है। उसकी एक रीजन है, आई हैव अ वेरी सॉलिड रीजन। यस हमारे एनवायरनमेंट के जो SOPs हैं उसी के मुताबिक हमारी बॉयलर्स, हमारी चिमनीज चलती हैं। हम अगर ऑल्टरनेट सोर्स पर भी चलते हैं तो हमारे पास वेट स्क्रबर्स होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं जो मिनिमम एयर पोल्यूट करते हैं और लेकिन इसके अलावा हमारी हमेशा डिमांड रही है कि अगर इंडस्ट्री को आपने सफिशिएंट लेके जाना है, इंडस्ट्री को ग्रीन पे लेके जाना है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट पे लेके जाना है, तो आपको ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि सिर्फ गैस है। ये बड़े अहम पॉइंट आपने पेश किया है एंड योर पॉइंट इज टेकन। और बिल्कुल जनाब आपको इख्तिलाफ का हक है, प्रोग्राम के अंदर मकसद ही ये होता है कि डिस्कोर्स हो। सलीमुज़्ज़मा साहब आपका बहुत शुक्रिया, एहतशाम जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों शो में हमारे साथ हुए। मेरे ख्याल से आला सतही जिसे आप कह सकते हैं तिजारती उस सनती गुफ्तगू रही। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।